मिले टाइम्स की टीम इस वक्त पहुंची है त्रिपुरा के होरी दुलारा दुर्गा बाजार में, जो गुमती ज़िला में आता है। यहाँ भी एक मस्जिद को बुरी तरह से जला दिया गया है। हमारे पीछे मस्जिद है, विजुअल में आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद में कुरान करीम को जला दिया गया है, दीनी किताबों को जला दिया गया है, पंखा तक जल गया है। मस्जिद की जो छत है, टीन की छत की, पूरी मस्जिद जल गई है। यानी दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक इलाका है, एक स्टेट है बल्कि त्रिपुरा। हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या तो नहीं है और छोटा सा स्टेट है, लेकिन वो फिलहाल सुर्खियों में है और बहुत दूसरे तरीके से सुर्खियों में है। एक कह सकते हैं कि एक वायलेंस, नरसंहार और तशद्दुद के हालात की वजह से सुर्खियों में है। मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र उस पर न जाने क्यों नहीं जाती है, दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर। बहरहाल उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मिलेट टाइम्स के एडिटर इन चीफ जनाब शम्स तबरेज़ काज़मी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से बराह रास्त। तो शम्स तबरेज़ काज़मी साहब वो हैं जो अपने आप को खतरे में डाल करके न सिर्फ उन्होंने ग्राउंड जीरो का मुआयना किया और जाकर के उन्होंने वहाँ की फुटेज ली, लोगों से बातचीत की और वहाँ जाकर के हालात हाजरा को समझा, अपनी आंखों से देखा। तो इस सिलसिले में उनसे बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा त्रिपुरा के हालात को समझने के लिए। तो इस सिलसिले में हमारे साथ बराह साहब जुड़े हुए हैं। शम्स तबरेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है, बल्कि सवाल नहीं है, बल्कि आप मुझे बताइए कि आपने वहाँ अपनी आंखों से क्या कुछ देखा। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सलीम आज़ाद साहब, आपने हमें मौका दिया और आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब के जरिए अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप काबिल तारीफ मुबारकबाद के हकदार हैं। त्रिपुरा में जो खबरें वहाँ की है, जो मुसलमानों पर अटैक हुआ या वायलेंस हुआ, सोशल मीडिया पर उसकी खबरें आ रही थी, तो पुलिस के जरिए बार बार यही कहा जा रहा था कि सब फेक है, अफवाह है, त्रिपुरा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहां पहुंचने के बाद हमारी पहली कोशिश यही थी कि जिन चीजों को पुलिस अफवाह बता रही है, हकीकत के खिलाफ बता रही है, उसको जाने कि उसमें सच्चाई क्या है। क्या वही सच है जो पुलिस कह रही थी, या सच्चाई वो है जो सोशल मीडिया पर चल रहा था। तो वहां जाने के बाद पता चला कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा था वो सिर्फ 10% है, उससे कहीं ज्यादा कुछ हुआ है। हाँ, सोशल मीडिया पर एक दो वीडियो या तस्वीरें अक्सर होता है, कुछ दूसरे एक्सीडेंट की भी चला दी गई, वायरल कर दी गई, कुछ लोगों ने उसे जोड़ दिया और पुलिस ने उसी को बहाना बना लिया कि ये सब त्रिपुरा की नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि त्रिपुरा में 2 मस्जिदों को बिल्कुल जला दिया गया है, उन्हें जमीन बोझ कर दिया गया है, सारी चीजों को तहस नहस कर दिया गया, कुरान करीम को जला दिया गया। इसके अलावा 12-13 मस्जिदें ऐसी है जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि वो पुख्ता मस्जिद थी, ईंट की मस्जिद थी, उनके पास बिल्डोजर नहीं था। तो जितना उन लोगों के बस में था उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, पंखा को तोड़ दिया, रोशनदान को तोड़ दिया, वायरिंग को तोड़ दिया, बल्ब को तोड़ दिया, गेटवे को तोड़ने की कोशिश की। जितनी उनके पास ताकत थी, जितना वो कर सकते थे, उतना उन्होंने किया। शम्स साहब, आप बार बार उन कह रहे हैं, उनसे थोड़ा सा क्लियर कीजिए, वो उन कौन लोग हैं, मतलब उनका नाम लीजिए, कौन लोग हैं। मतलब जो भी हमलावर थे, जिन लोगों ने, जो बजरंग दल है या विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने रैली की थी, तो उन लोगों ने इस तरह से किया। मतलब चूंकि नाम यही आ रहा है कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह की 13 ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो अच्छा। इन सब ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके अटैक किया। और खासतौर पर हुआ क्या कि मस्जिदों को सबसे ज्यादा वहां टारगेट किया गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा एक छोटा सा एरिया है, 10 किलोमीटर का एरिया है, बांग्लादेश से उसकी 3 सरहदें मिली हुई है। एक तरफ नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में सिर्फ असम और मिजोरम है। 3 लाख मुसलमान है 36 लाख की कुल आबादी में। तो मुसलमान पूरे सूबे में फैले हुए हैं। एक गांव है, वहाँ 10 घर मुसलमानों का है, कहीं पर 5 घर मुसलमानों का है, कहीं पर नहीं भी मुसलमान है। और ज्यादातर लोग जंगलों में, देहातों में, पहाड़ों में रहते हैं। तो मस्जिदें भी, वहाँ लोगों के मकान टीन के होते हैं, तो मस्जिदें भी उसी तरह की बनी हुई है। मस्जिदों को पहचान करना भी मुश्किल है। और एक पानी सागर का इलाका है जहाँ ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने पहले मस्जिदों को रात में छुप छुप करके आग लगाया, दिन में नहीं। उमन रात के 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे अलग अलग इलाकों की मस्जिदों को पूरे त्रिपुरा में लगाया और 15-16 मस्जिद का जैसा है। तो उन्होंने टारगेट किया, उनको आग लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि 21 तारीख को उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली गुमती जिला के इलाके में, और वहां उस दौरान उन्होंने कुछ पथराव किया, कुछ लोगों को निशाना बनाया। उसके बाद फिर 26 अक्टूबर को उन्होंने एक और बड़ी निकाली, जिसमें हजारों हजार की भीड़ थी पानी सागर में। और पानी सागर में उन्होंने भीड़ निकाली और रैली निकाली, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी फरमा मबनी
वीडियो वायरल हुई उन सब की। उसके बाद हुआ कहा कि पानी सागर में रवा बाजार का एक इलाका है, वहाँ मुसलमानों के 8-9 दुकान, उतनी दुकान थी, उन सब दुकानों को उन लोगों ने चुन चुन करके आग लगा दिया। किसी की राशन की दुकान थी, किसी की कंप्यूटर जेरोक्स की दुकान थी, किसी की स्टेशनरी की दुकान थी, एक चप्पल की दुकान थी, कपड़ों की दुकान थी, इन सब दुकानों को उन लोगों ने आग लगा दिया। पुलिस के नौजवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने इन दंगाइयों को या इन आपने चुन हमलावरों चुन को का नहीं लफ्ज पकड़ा। इस्तेमाल किया और हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाई। वाकई में आपने जिस तरीके से वहां जाकर के बातचीत की तो लोगों के जरिए से वाकई में पता चला कि एक दुकान बगल में हिंदू की है, एक दुकान बगल में मुसलमान की है, मुसलमान की दुकान जला दी जाती है, हिंदू की दुकान छोड़ दी जाती है। तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल सिलेक्टिव तरीके से था, ये पूरा आउटरीच था। तो आपसे मैं थोड़ा सा एक और जानना चाह रहा था कि क्या आपकी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई वहां पर? हमने कोशिश की डीआईजी से बात करने की, डीजीपी से बात करने की, लेकिन उन लोगों ने बात नहीं की, ना टाइम दिया मिलने का। उन लोगों ने सीधे कहा कि मतलब बड़ी मुश्किल से उनके ऑफिस से फोन रिसीव हुआ, तो उन लोगों ने बात ही नहीं की, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लोकल जो पुलिस वहां मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अब तक प्रशासनिक अमला किस तरह की कार्रवाई कर रहा है या कर चुका है, थोड़ा सा आपके पास अगर जानकारी हो? देखिए, प्रशासनिक अमला जो है वो अब तक छुपाने की कोशिश कर रहा था। उनकी तरफ से यही वर्जन था कि त्रिपुरा में सब कुछ ठीक ठाक है, हालात नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है। और लोकल सतह पर जो लोग, जिनकी मस्जिदों को जलाया गया है, जिनके दुकानों पर हमला हुआ, उन लोगों ने कंप्लेन की, तो पुलिस का ये कहना था कि हमलावर कौन थे हम उससे नहीं पहचानते, तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हम पहले पहचाने कि किन लोगों ने अटैक किया, किन लोगों ने दुकानों को जलाया, तो उनकी कोई हमारे पास पहचान नहीं है, हमारे पास वीडियोस नहीं है। हमारे लोगों ने उसकी वीडियो बनाई तो उन दंगाइयों ने हमारे मोबाइल को छीन लिया या कैमरा को तोड़ दिया, तो हमारे पास उनकी कोई शनाख्त नहीं है। तो उन लोगों ने कुछ जगहों पर अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की थी, नहीं भी किया था। जिन लोगों की दुकानों को जलाया गया था उन्हें फौरी तौर पर छोटा मोटा मुआवजा भी दे दिया गया था। अब जिसका कहना है कि मेरा 17 लाख नुकसान हुआ, उनको 90,000 का मुआवजा दिया गया, तो ऐसा कहना था। और बाहर की सतह पर ट्विटर पर प्रशासन ये कह रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। जब ग्राउंड जीरो पर लोग पहुंचना शुरू हुए हैं, जो भी डेलीगेशन गया, फैक्ट फाइंडिंग की टीम गई, या कुछ मुस्लिम को टाइम्स के जरिए रिपोर्ट आई, इंडिया टुमारो को भी गए थे, उसके बाद 3 नवंबर को पहली मर्तबा वहां के डीआईजी का साफ साफ बयान आता है, वो वीडियो जारी करके साफ साफ वो कहते हैं कि त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई है, मस्जिदों को जलाया गया, कुछ जगहों पर दुकानों को लूटा गया है, कुछ जगहों पर इस तरह के मामला सामने आए हैं, और अलग अलग जगहों पर केसेस दर्ज किए गए हैं। 5 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है और आइंदा भी गिरफ्तारी हमारी जारी रहेगी। तो 3 नवंबर को पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर वहां की पुलिस ने एक तरह से इतराफ किया है डीआईजी ने। इससे पहले लोकल इलाकों या थानों तक मामला था, डीआईजी या डीजीपी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो 3 नवंबर को पहली मर्तबा डीआईजी ने एतराफ किया कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है। अब बहरहाल उनका एतराफ है, आगे कार्रवाई वो क्या करते हैं अभी तक इसकी कोई वजाहत नहीं सामने नहीं आई है। अभी तक अच्छा, जो भी एफआईआर वगैरह दर्ज ज्यादातर हुए हैं वो नामजद हुए हैं या गुमनाम या इस तरीके से बगैर किसी नाम के? एफआईआर अननोन ही है। जो जिन 5 की गिरफ्तारी का उन्होंने दावा किया है, मेरे ख्याल में वही 5 नॉन एफआईआर होगी, क्योंकि पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से हमलावर थे, वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी बताने को तैयार नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर बताया जो हमारा उधर भी तो 80 आदमी जवान है, टीएसआर त्रिपुरा जो स्टेट राइफल है, 80 आदमी जवान है, लेकिन 80 आदमी को जवान को इतना आदमी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, नहीं पा रहा है। पुलिस ने कहा कि हमारे त्रिपुरा के जो जवान है वो 80 आदमी है और इतनी बड़ी जो भीड़ है उसको 80 जवान कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये कह करके पुलिस ने अपना दामन खींच लिया। हाँ, शायद उन्हें डर है या खौफ है या क्या है। कैमरा पर भी लोग यही ज्यादातर बोल रहे थे कि हमलावर कौन थे हम नहीं जानते। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि लोग बताने के लिए तैयार नहीं, इस तरीके से आप गए थे, हमने देखा, बाकी और किसी तरह का कवरेज नहीं देखा। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ लोग वहां पर गए थे क्या, आप की इस तरीके से कोई जानकारी? नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया का तो कुछ लोग नहीं गए। इवन वहाँ की जो लोकल मीडिया में भी ज्यादातर डिजिटल वालों ने ही खबर कवर किया है, थोड़ा बहुत वहाँ की लोकल मीडिया में भी ज्यादा इसको स्पेस नहीं मिला है। और नेशनल मीडिया में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, एक भी लाइन की कहीं कोई खबर नहीं चली है। इवन डिजिटल के भी जो बड़े बड़े पोर्टल है या वेबसाइट है, वहाँ भी इस खबरों को ज्यादा कवरेज नहीं। हालांकि हम ये देखते हैं कि एक तरीके से जो रैली निकाली जा रही थी वो बांग्लादेश के रिएक्शन में निकाली जा रही थी। जिस तरीके से बांग्लादेश में घटना हुई थी 13 तारीख को, उसके रिएक्शन में मुसलमानों का एक तरीके से कत्लेआम करने की कोशिश की गई थी। खुदा न खास्ता इस तरह की बात हो नहीं पाई, लेकिन बहरहाल अटेम्प्ट तो हुई थी, चाहे अमलाक को लूटने की सूरत में हो या फिर घरों को जलाने की सूरत में हो, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की सूरत में हो, और अगर कोई जद में आ जाता तो उसके हलाकत की भी सूरत में हो सकती है।
तो इस तरीके से जाहिर है कि मीडिया ने जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने बांग्लादेश के मुद्दे पर जिस तरह से चीखम चिल्ली की थी और त्रिपुरा के हादसे पर पूरी तरीके से खामोशी, आपको क्या लगता है कि मीडिया का ये चेहरा कितना ज्यादा घिनौना है? देखिए, मीडिया का चेहरा भारत में शुरू से घिनौना रहा है, खासतौर पर नेशनल मीडिया का, कि वो मुसलमानों के ताल्लुक से हमेशा नेगेटिव खबरें चलाते हैं। मुसलमानों की उन खबरों को अपने स्पेस देते हैं जिससे मुसलमानों की छवि बिगड़ती है, खराब होती है, या मुसलमानों के बारे में ये मैसेज आता है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान आतंकवादी है। अब बांग्लादेश की खबर को कवर देने का मकसद भी मतलब हिंदुओं से हमदर्दी से ज्यादा मुसलमानों की उनको मनफी छवि पेश करना था कि मुसलमान देखिए, भारत में भी मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं, आतंकवादी करते हैं, और बांग्लादेश में भी मुसलमान मुल्क है तो वहां हिंदुओं पर वो जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। निगेटिव मैसेज उनका देना था। जहां तक मुसलमानों पर जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, तो कभी देश की मीडिया ने उस खबर को जगह नहीं दी है। कई मरतबा जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है या बहुत ज्यादा उनके लिए ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि कहीं उनके पास कोई दूसरी खबर भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है, दूसरे कुछ चैनल पर चल जाती है, तो फिर उनकी मजबूरी बन जाती है। तो कभी कभी उन्होंने मुसलमानों के मुद्दे को उठाया, वरना वो हमेशा उन्होंने नजरअंदाज किया है। ये तो त्रिपुरा का मामला बहुत दूर है, नॉर्थ ईस्ट में है, खुद सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी, लग रहा था फेक है। अब जा करके जब वहां ग्राउंड पर हम खुद पहुंचे तो हमें 100% श्योर हुआ कि हाँ, ये सच्चाई है वाकई में। वरना जरा से यकीन करना मुश्किल था कि इतना दूर दराज का इलाका, हिंदू मुस्लिम नहीं है, नफरत नहीं है, वहां कैसे इस तरह हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद पता चला कि नहीं हुआ है। तो ये तो वो मामला है। लेकिन जो दिल्ली दंगा हुआ, सब कुछ सामने था, रियलिटी थी, इसके बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको नजरअंदाज किया। उनके यहाँ ट्रंप और मोदी की मुलाकात की खबरें चल रही थी। जब 2 दिन तक दिल्ली जलती रही, इसके बावजूद उन्होंने कोई स्पेस नहीं दिया। तीसरे दिन होकर के उन्होंने दिल्ली दंगों को कवर करना शुरू किया। 2 दिन तक देश में या यहाँ के मेन स्ट्रीम चैनल पर कोई खबर ही नहीं चली थी दिल्ली राइट की। हालांकि नोएडा में या दिल्ली में सारे मीडिया हाउसेस का दफ्तर है और यहाँ दिल्ली जल रही थी, उन्हें खबर थी, लेकिन जानबूझकर वो नजरअंदाज कर रहे थे। ताजा मिसाल असम के ले लीजिए। असम में पुलिस ने, फौज ने 2 मुसलमानों को 0 पॉइंट से फायरिंग करके कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। इसके अलावा एक पत्रकार उनके जिस्म पर कूद रहा था, 800 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। इतना बड़ा मामला था। उस मामले पर भी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई खबर नहीं चलाया। हमारे शायन अजकर है, हमने उससे एक दिन रिसर्च करने को कहा था कि जरा रिसर्च कीजिए कि चूंकि असम का मामला था और उसी के कुछ दिनों बाद लखीमपुरी का मामला पेश आया था, और उसी दौरान एक और गोरखपुर के एक बिजनेसमैन का कत्ल हुआ था। हाँ, गुप्ता समथिंग कुछ करके थे। हाँ, गुप्ता का। तो हम देख रहे थे कि देश की मीडिया में या बहस में किस तरह चल रहा है। तो उस पर हम देखा गुप्ता का मामला है, उससे मुसलसल कवरेज दी गई। लखीमपुरी का मामला हुआ, उस पर दिन रात कवरेज। और असम का मामला तो पता ही चला, जो रिसर्च उसने मुझे बताया कि सिर्फ एनडीटीवी पर 3-4 खबर चली थी। रविश कुमार ने एक प्रोग्राम भी किया था, उसके अलावा आज तक पर सिर्फ 2-3 मिनट की खबर थी। उसके अलावा जितने चैनल, इंडिया टीवी हो, न्यूज नेशन हो, जी न्यूज हो, या क्या बोलते हैं कि रिपब्लिक हो, एबीपी न्यूज हो, सब पे 0-0, कहीं कोई खबर ही नहीं थी। असम का इतना बड़ा मामला, तो ये त्रिपुरा का है, तो उसको नजरअंदाज करना बिल्कुल तो परवेज कासमी साहब, आपने जिस तरीके से बताया, क्योंकि जाहिर है कि हम भी आपकी जब ग्राउंड रिपोर्ट देखा हमने, तो हमें भी यकीन हो पाया कि वास्तव में कुछ हुआ। वरना इस तरीके से, चूंकि हम एक पत्रकारिता की दुनिया में हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से परख लें, तौल लें, और जब हमारे मेयार पर पूरी तरीके से खरी उतरे उसके बाद भी हम उसको आगे बढ़ाएं और अपने तरीके से बोलें, बातचीत करें, उस पर डिस्कशन करें। लेकिन जब हमने आपको देखा वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पर, और हमने आपकी रिपोर्ट देखी, और आपने जाकर के लोगों से बातचीत की, हालात को दिखाया अपने कैमरे के हवाले से, उसके बाद में तब हमको समझ में आया कि क्या वाकई में इतना ही मतलब जितना भयानक दिखता है उससे कहीं ज़्यादा सूरत हाल ख़राब थी। क्योंकि आपने एक मस्जिद का जिक्र किया, और फिर अगरतला में भी आप गए थे, वहाँ की जामा मस्जिद में किसी से बातचीत की थी, और दुकानों के हवाले से आपने बात की, और जहाँ पर दुकानें जल रही थी वहाँ पर भी गए थे। बहरहाल, तो आपने बहुत ही जुर्रतमंदाना कदम उठाया, आप वहाँ पर गए और आपने इक़दाम किया। और वाकई में सही में आपने कहा कि जिस तरीके से सिलेक्टिव, जैसे ना पिक एंड चेरी वाला मामला है, बहुत ही सिलेक्टिव मामले में हमारी देश की मिनिस्ट्री मीडिया काम करती है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बदकिस्मती है, और कह सकते हैं कि इस देश की बदकिस्मती है कि हमारे देश में मुसलमान की संख्या कम है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों की संख्या इस देश में ज़्यादा होती तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे बात हो रही होती और तरक्की के मामला पे बात हो रही होती। लेकिन चूंकि मुसलमानों की संख्या इतनी कम है कि न ही उनको इग्नोर किया जा सकता है और न ही उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा सकता है खुशदिली के साथ। तो यही वजह है कि उनको सिर्फ गुस्से का निशाना बनाया जाता है, शिकार किया जाता है, और उनको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
तो कह सकते हैं इस देश की बदकिस्मती है कि मुसलमान माइनॉरिटी में है। अगर मुसलमान यही 50% होते या कम से कम 40% होते तो शायद वो पूरा सिनारियो कुछ और होता और चुनाव के मामलात कुछ और होते और कह सकते हैं पॉलिटिकल धुरी कुछ और होती। लेकिन कह सकते हैं कि ये देश की बदकिस्मती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने शम्स तबरेज़ कासमी साहब, आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमें वाकई में जो आपने वहाँ देखा था वो हमारे चैनल के माध्यम से आप के माध्यम से लोगों तक पहुँचेगा और सच्चाई आप लोगों को पता चलेगी कि दरअसल वाकई में वहाँ कुछ क्या हुआ था। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।